This call is now being recorded. अभी लोग आए नहीं आज। हाँ, पीछे का कुछ क्वेश्चन हो तो बता देना, जब तक कुछ 2-4 मिनट देख लो अगर आ जाएंगे सभी। आवाज तो आ रही है सभी के पास? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी काफी कम लोग आए हैं। स्टार्ट करें? यस सर। यस चलो सर। सर। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, हाँ ठीक है। हाँ सुनो, अब देखो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बताया था। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना है। मैंने बताया था कुछ करने के लिए, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आज से फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, आज इसे कंप्लीट करना है पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी हमें रेशियो को चेक करने के बाद बताना है कि जो इक्वेशन है वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। स्क्रीन दिख रहा होगा सभी को? यस सर। स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। Yes, आ sir. रहा है। हाँ यस सर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखना, थर्ड का फर्स्ट में इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 2y = 5। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। अब इस पे पहले चेक करना है कि हमें रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को देखो किसके फॉर्म में दिया हुआ है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इक्वल टू के उधर या इधर रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, दोनों में चेंज हो जाता है। तो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, a1/a2 कंपेयर करते हैं उसी इक्वेशन से, और a1/a2 को कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है कितना, 3/2। b1/b2 को कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है क्या, -2/3। और c1/c2 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 5/7। तो अब देखो इसे मिला क्या हमें, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते थे, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं बोला है, लेकिन हमें केवल चेक करके ये बताना था कि ये हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर से हमारा इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यानी जहां जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब देखो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखना, फिर से दिया गया 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब दोनों को फिर से जब कंपेयर कर रहे हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो मिलता क्या है कि देखो a1/a2 2/4, b1/b2 तो और a1/a2 दोनों में क्या आता है, 1/2, जो कि नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के, तो 8/9 के। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब फिर से क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अब थर्ड थर्ड उसी तरीके से थर्ड का कैलकुलेट करते तो यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर से मैंने वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखना भूल गया है, यानी छूट गया वो। तो समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। फर्स्ट Yes, सेकंड sir. आया दोनों क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. जिसे नहीं आया वो बताओ, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि जहां भी सॉल्यूशन होगा तो उसे कंसिस्टेंट लिखना, जो सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब देखो थर्ड में फिर से हमारा क्या होता है, a1/a2 कैलकुलेट करते, b1/b2 कैलकुलेट करते, तो फिर से क्या मिलता, दोनों बराबर नहीं है, तो फिर से हम क्या बोलते, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन। तो थर्ड हो गया। फिर फोर्थ मैंने छोड़ दिया है, तुम लोग सॉल्व करना फोर्थ को। और फिफ्थ में फिर से बता रहा हूँ, देखो फिफ्थ में फिर से दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। इसे या तो फ्रैक्शन को
क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिमूव कर दो, और नहीं तो इसी तरीके से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो a1/a2 कैलकुलेट करते हैं, फिर से b1/b2 और c1/c2। तो सभी का वैल्यू क्या आ जाता है 2/3, 2/3 यानी तीनों वैल्यू क्या इक्वल है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो गया। तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी मेनी सॉल्यूशन यानी फिर से हमारा क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया, यानी जहां जहां यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन आया वो सभी इक्वेशन क्या हो गया कंसिस्टेंट हो गया, और जहां जहां केवल नो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। हाँ क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। हाँ जिसे नहीं आ रहा है वो बताओ। क्वेश्चन 3 में किसी को भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन तो बताओ, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। हाँ बोलो, क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट हो वो बोलो। सर थर्ड वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ सुनो, थर्ड में दिया क्या था कि 3x प्लस 5y/3 इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब फिर से इसे देखो कंपेयर करना है उसी इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो फिर से हमें वैल्यू क्या मिलना है a1 और a2। तो हमने बोला कि जो फ्रैक्शन है या तो उसको एलसीएम लेके राइट साइड में शिफ्ट करके फ्रैक्शन रिमूव कर लो, और नहीं तो बिना फ्रैक्शन रिमूव किए भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों कंडीशन में सेम सिचुएशन आना है। तो a1 के लिए अभी जो बना हुआ है क्या बना हुआ है a1 के लिए तो 3/2 और a2 क्या होगा 9। तो 3/2/9 तो कितना सॉल्व करके आता है तो कितना 1/6 हो जाता है। b1/b2 कैलकुलेट करते तो 5/3/-10 तो कितना बन गया -1/6। तो फिर से क्या देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू इतना, तो हमें c1/c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसे सिस्टम इसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। हाँ मानवी आया? यस सर। हाँ और किसी को डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बताओ। और सर ये थर्ड वाला तो कंसिस्टेंट हो गया सर। तो जब यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट ही हुआ। ओके सर। हाँ और किसी को कोई डाउट हो? नहीं। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब क्वेश्चन बोलता है कि अब तक तो ऊपर वाले में हमने क्या किया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करके छोड़ देते हैं, लेकिन अब बोलता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के बाद अगर कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या सॉल्यूशन होगा या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा होगा। तो अब उस सॉल्यूशन को फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से इसे सॉल्व करके फाइंड करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस हाँ। सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 लेते हैं। दो इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से फिर से कंपेयर करेंगे उसी इक्वेशन से और कैलकुलेट करते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। जैसे इसे कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है क्या हमें a1/a2 1/2 b1/b2 फिर से 1/2 और c1/c2 5/10। तो कैंसिल करते हैं तो फिर से 1/2। तो तीनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसा देगा, ये मेनी सॉल्यूशन देता। तो मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, फिर से कंसिस्टेंट। तो हमने लिखा देखो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, मतलब ये सॉल्यूशन क्या होगा कंसिस्टेंट हो गया। तो अब ये सॉल्यूशन को फाइंड करना है तुम्हें बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हाँ देखना सब लोग, तो फर्स्ट इक्वेशन से लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस एक्स, और तो 5 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे फिर से x का वैल्यू अपने आप पुट करना है तुम्हें, और y इसके करस्पॉन्डिंग y जो मिलेगा टेबल बनाओ। तो x का वैल्यू 0 लिखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 0 5। x का वैल्यू 2 लिखे तो 2 5 माइनस 2 3। तो और x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y कितना आता है 2 आता है। अब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो बगल में मैंने ग्राफ बनाया है एक छोटा सा, तो उस ग्राफ को देखना, उस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट हमारा x कोऑर्डिनेट 0 तो y कोऑर्डिनेट 5, तो कहाँ पे होगा y एक्सिस पे। इसमें x y एक्सिस ये सभी मतलब वैल्यू मैंने लिखा नहीं, लेकिन ग्राफ देखना वैल्यू ऊपर जाएगा। इधर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 कहीं ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इधर एक पॉइंट है x इक्वल टू 3 और 2। तो यहाँ पे तीनों को ज्वाइन करते एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को तो ड्रॉ कर दिया हमने। अब सेकंड इक्वेशन क्या था 2y इक्वल टू क्या मिला 10 माइनस 2x। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 2x अपॉन 2। अब यहाँ से फिर से x और y का वैल्यू क्या करना है, x का वैल्यू पुट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग y मिलता है तो टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल को देखो और ऊपर वाला टेबल देखो, दोनों क्या है लगभग क्या हर वैल्यू सेम है।
तो फिर से जब सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे तो यही लाइन होगा, यानी दोनों लाइन का सेम इक्वेशन हो गया, और तो दोनों क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया। जब कॉन्साइड करता है तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, जो हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं। हाँ, आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। जिसे Yes, भी sir. नहीं आया वो बोलो, यस सर। यस सर आ गया। जिसे भी क्वेश्चन में डाउट है वो बोलो फिर से। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes, देखो। sir. हाँ, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। फिर दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे सेकंड कर लेते हैं। तो फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि फिर से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कैलकुलेट करते हैं। तो a1/a2 कितना हो गया, 1/2 आता है, 2/4 तो कैंसिल करने पे 1/2, b1/b2 कितना, -1/2। अब दोनों इक्वेशन देखो, a1/a2 और दोनों रेशियो जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, फिर से हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंडीशन होता क्या है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या हो गया, और इन देखो फिर से यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लिखा हुआ वो इनकंसिस्टेंट लिख गया है, वहां पे कंसिस्टेंट होना है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, देख रहे हो सभी? यस सर। यस सर। यस सर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ तक सही है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मैंने इनकंसिस्टेंट लिख दिया है तो इन को कट कर देना तुम लोग सब लोग। ठीक है, सुन रहे हो? ओके सर। ये ओके हाँ, सर। तो ओके consistent- सर। अब कंसिस्टेंट का मतलब फिर से क्या हो गया हमारा कि यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो गया। यानी अब अगर दोनों लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो मिला क्या हमें, फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2x, यानी एक्सप्रेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, यानी y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 2x। तो x, अब फिर से x और y का वैल्यू, x का वैल्यू पुट करो, उससे करस्पॉन्डिंग जो y मिलता है उसे लिख के टेबल बना दो। टेबल बनाने के बाद उस लाइन को प्लॉट करते हैं तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। देखो जो दोनों लाइन का इक्वेशन मैंने ड्रॉ करके लिखा है वहां पे लाइन पे, तो एक लाइन ऐसे बनता है, एक लाइन ऐसे बनता है। दोनों एक दूसरे, दूसरा इक्वेशन को फिर से ड्रॉ करते हैं तो दूसरा इक्वेशन में क्या मिलता है, 2y इक्वल टू 4x माइनस 4। तो y इक्वल टू क्या होगा, 4x माइनस 4/2। तो x और y फिर से करस्पॉन्डिंग, x का वैल्यू पुट करो, उससे करस्पॉन्डिंग y लिखो, उसको प्लॉट करते हैं तो देखो दूसरा लाइन आता है। दोनों लाइन को हमने क्या किया, दोनों लाइन को देखो जब ड्रॉ करते हैं तो मिलता है क्या, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम C है। तो C पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन क्या बता रहा है कि एक यूनिक पॉइंट पे मिल रहा है, तो मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू क्या हो गया 2 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 2, तो जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया वो क्या होगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। हाँ, आया क्वेश्चन? यस सर। Sir. यस सर। हाँ, जिसे नहीं आया वो बोलो। जिसे भी डाउट हो इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जो यूनिक सॉल्यूशन है उसके नीचे जो इनकंसिस्टेंट लिखा है उसको कंसिस्टेंट कर लेना, इन काट देना। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन और है, 2 तो मैंने कर दिया, 2 क्वेश्चन और है। इन दोनों क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर से बताना, कल फिर बता दूंगा। ठीक है, यस सर। अब देखो Yes, Yes, sir. क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुम उसका माइक बंद कर लेना सब लोग। पहले तो इक्वेशन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसका इक्वेशन कन्वर्ट करो, उसे उस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर से हमें आंसर बताना है। तो देखो दिया गया क्वेश्चन सुनना पहले सभी लोग, समझना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of the garden। एक गार्डन है जो कैसा शेप है उसका, रेक्टेंगल के शेप में दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा यानी हाफ, whose length is 4 more than its width, जिसका लेंथ कितना है 4 बढ़ जाता है कितना, width से, यानी चौड़ाई से 4 ज्यादा हो जाता है लंबाई उसकी। तो उसका पेरीमीटर हाफ कितना, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया 36 मीटर। तो बोलता है उस गार्डन जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया क्या है, नहीं आया?
आया सर। सुनो एक बार दोबारा सुनो। मैंने बोला कि हाफ क्वेश्चन जो है पढ़ रहा हूँ, सुनते जाना सभी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक गार्डन है हमारे पास जो कैसा शेप है उसका, रेक्टेंगल के शेप में। उस गार्डन का जो पेरीमीटर का आधा है वो दिया हुआ है, कितना है? 36 है। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो कितना है? एक सेकेंड रुको, कहाँ थे हम लोग? कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर? हाँ ठीक है, हम इधर से इधर हो गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में थे। चलो ठीक है। हाँ देखो दिया क्या कि रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका पेरीमीटर का आधा जो है वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। अब बोलता क्या है कि जिसका लेंथ कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो एल है वो किसके बराबर है? विड्थ के 4 ज्यादा है। विड्थ जितना भी होगा उससे 4 ज्यादा है। तो देखो पहले तो रेक्टेंगल के लेंथ को हमने, गार्डन का जो शेप है रेक्टेंगुलर शेप, उसका लेंथ को हमने x मान लिया। देखो लिखा है लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, l, तो l को हमने क्या माना? x के बराबर है। तो विड्थ को क्या बोलते हैं? b को y के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहता है कि आधा पेरीमीटर किसके बराबर है? 36 के बराबर। तो पेरीमीटर कितना होता है? p, तो p को हाफ करते हैं तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। बट रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें मालूम है क्या होता है? 2 टाइम्स l प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 36। तो यहाँ से l प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 36। तो l और b का वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन बोलता है क्या कंडीशन की लेंथ क्या है? विड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ l इक्वल टू क्या लिखें? 4 प्लस बी। तो l को क्या बोलते हैं? x, 4 को 4 और b को क्या लिखें? y। तो x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 4। ये फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बना। दोनों को क्या करना है? अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमारे पास 3 मेथड था, सब्स्टिट्यूट कर ले, एलिमिनेट कर ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी से भी सॉल्व करेंगे। तीनों आंसर तीनों में क्या होगा? एक्स वाई का वैल्यू सेम आएगा। तो हमने क्या किया? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया इसे। तो वाई दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो y क्या हो गया? कैंसिल हो गया, प्लस y और माइनस y। तो 36 प्लस 4 40 इक्वल टू क्या हो गया? 2x। तो x का वैल्यू कितना आया? 20। अब ये x 20 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में? मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो फर्स्ट में x का वैल्यू 20 पुट करते हैं तो y कितना आता है? 16। माइक बंद कर लो सब लोग। देर तो मिलता क्या? लेंथ कितना? 20 और विड्थ कितना? 16। हाँ आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब वो क्वेश्चन समझने में, सॉल्यूशन में, वो बोलो पहले। किसी को डाउट नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुनो अब देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तो 6 करते हैं। 6 में दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में देखना दिया क्या है। बोलता है कि एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। बोलता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting parallel, दूसरा पैरेलल और तीसरा कॉन्साइड करेगा। मतलब ये है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा क्या है कि एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x plus 3y minus 8। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें एक इक्वेशन फाइंड करना लाइन का, जो पहला कंडीशन दिया कि अगर तो दोनों लाइन क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए। दूसरा बोलता है कि पैरेलल होगा तो क्या बनेगा? एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, दूसरा लाइन हमें फाइंड करना। दूसरा लाइन का इक्वेशन होगा क्या? जब लाइन दोनों इंटरसेक्ट करता है, जब लाइन दोनों कॉन्साइड करेगा और जब लाइन दोनों पैरेलल होगा। ये 3 सिचुएशन में इक्वेशन फाइंड करना लाइन का। क्वेश्चन समझ आया क्या है? यस सर एक और बार क्वेश्चन समझा दीजिए सर। हाँ सुनो, दोबारा क्वेश्चन सुनना। क्या है क्वेश्चन? दिया हुआ है कि एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। हम लोग अभी तक जो भी कर रहे थे, जब भी हम बताएंगे कि लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कॉन्साइड करेगा, तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशन कितने चाहिए? 2 इक्वेशन। तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि 2 लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो उसने किया क्या? क्वेश्चन में दिया कि एक लाइन का इक्वेशन तुम्हें दे दिया कि ये रहा एक लाइन का इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब बोलता है कि दूसरा लाइन का इक्वेशन हमें मालूम करना है, यानी हमें बताना है कि दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन दिया क्या है
कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है तो दूसरा, एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरा लाइन का इक्वेशन आप बताइए। अगर ये लाइन दूसरे लाइन के साथ अगर पैरेलल होगा तो दूसरा लाइन का इक्वेशन आप बताइए। अगर वो दूसरा लाइन इसके साथ कोइंसाइड करेगा तो वो दूसरा लाइन आप बताइए। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ गौरव, आया तुम्हें? यस सर। यस सर, आ गया सर। हाँ सुनो, अब देखो, अब दिया क्या है, हमने फर्स्ट लाइन को कंसीडर किया। देखो इसका तरीका काफी है, डायरेक्ट हम ऐसा ही लिख सकते हैं, अपने आप वैल्यू देख के इक्वेशन को, क्योंकि हमें लाना है, समझना कि कर क्या रहे हैं। पहले हमने बोला कि a1/a2 को हम फाइंड करते हैं, तो हमने a2 a1/a2, क्योंकि दूसरा लाइन जो a2 है वो हमने अपने आप से लिख लिया, मान लो। हाँ सुनो, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होना क्या चाहिए था, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनना चाहिए। तो ऊपर देखो a1/a2 चाहिए, तो अगर ऊपर 2 दिया था, नीचे हमने 4 लिख दिया, तो 4x + 9y -5 = 0। एक इक्वेशन हमने एट रैंडम लिखा है, सही। पहले समझना, इस तरीके से ही बता रहा हूँ, और भी दूसरा तरीका बताऊंगा। तो इसे देखो, इंटरसेक्टिंग सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो मानसी, क्या हो गया आवाज को? बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। मानसी रीड Yes, sir. एक बार। शायद मेरे पास तो सब कुछ सही है, जो भी है। हाँ सुनो, अब देखो, मैंने बोला क्या कि जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। पहला सिचुएशन लेते हैं कि जब लाइन हमारा फर्स्ट वाला दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा। तो एक लाइन हमारे पास गिवन है, दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कब करता है, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब a1/a2 जो भी होगा तो b1/b2 उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, देखो मैंने जो इक्वेशन दिया था, तो हमने एक लाइन का एट रैंडम अपने मन से एक इक्वेशन लिख लिया, 4x + 9y - 5 = 0। अब चेक करते हैं कि a1/a2 क्या होता है, तो 2/4 = 1/2, ठीक है, 1/2 आता है। b1/b2 चेक करते हैं तो 3/9 = 1/3। तो यहीं से दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है, तो लाइन कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, यानी 1 और 2 इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये इक्वेशन हमारा सही है। अब मान लो ये तो हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा था, अब मान लो नहीं लिखना हमें इक्वेशन, तो हमने एक इक्वेशन लिया कि a2x + b2y + c2 = 0 एक लाइन है, जो उसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट करेगा, यानी a1/a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2 के। तो a1 का तो वैल्यू गिवन है 2, a2 का वैल्यू हमने लिख लिया a2 इज नॉट इक्वल टू 3/b2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू a2/b2। तो a2/b2 इसका वैल्यू 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब a2/b2 लो, इससे यहाँ पे छूट गया है, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर सुनो, समझना, इसे यहाँ पे छूटा हुआ है थोड़ा सा। a2/b2 लिखे हमने कितना, 2/3। तो अब a2 और b2 का वैल्यू कुछ भी तुम लिख सकते हो लेकिन इस तरीके से लिखना जैसे a2 का वैल्यू हमने 5 लिख दिया, b2 का वैल्यू 6 लिख लेते हैं, तो 5/6, तो ये हमारा फिर से बराबर नहीं है। तो a2 और b2 का वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी लिखें, इस तरीके से लिखना कि 2/3 के बराबर ना हो, और वो a2 और b2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, और उस c2 कुछ भी लिख देना, जो भी लिखना हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या बन जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन आ जाता है, जो लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। तो हम ऐसे एक नहीं तमाम इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ समझ आया कुछ? नो सर। हाँ बताओ बताओ, बोलो। नो सर, ये सर समझ में नहीं आया सर। जो सर आपने जो सर नीचे मुझे सेकंड यस वाला, सेकंड वाला सर नहीं समझ में आया। यस सर, मुझे भी सेकंड वाला समझ में नहीं आया। चलो फर्स्ट वाला आ गया था। यस सर। यस जब सर। देखो इधर सुनो, तुम्हें इक्वेशन अपने मन से लिखना है। कहने का मतलब, हमें एक इक्वेशन, जैसे हमसे पूछा गया कि कोई एक नंबर बताओ कि नंबर ग्रेटर देन 10, तो 10 से बड़ा नंबर पूछा गया, तो 10 से बड़ा नंबर कितना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर। कोई किसी ने 11 बोला, किसी ने 12 बोला, किसी ने 13 बोला, किसी ने 14, किसी ने 15, तो सभी का आंसर सही है, क्योंकि हमने नंबर पूछा कि नंबर एक बताना है जो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से। तो उस तरीके से तुमसे पूछा क्या कि एक इक्वेशन दे दिया, बोलता है दूसरा एक इक्वेशन फाइंड करो कि इस तरीके से कि दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ एक यूनिक पॉइंट पे, यानी यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन पूछा हो। तो अब वो एक लाइन नहीं हो, क्योंकि
एक पॉइंट से पास होने के लिए कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर सकता है, तो वो कोई भी एक लाइन हो सकता है। तो हमने मान लो एक लाइन हमारे पास गिवन है, उसमें एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से कितना लाइन पास करा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है, तो सभी लाइन का अलग अलग एक इक्वेशन होगा। तो उस पर्टिकुलर किसी एक लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, तो वो लाइन हम ढूंढते हैं। वो ढूंढते क्या है? तो अब लाइन को ढूंढना कैसे है? तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब देखो दूसरा एक लाइन तो गिवन था, a1 b1 और c1 का वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें a2 b2 और c2 का वैल्यू नहीं मालूम है। तो हमने क्या लिखा? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू a2 लिखते हैं, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू b2 लिखते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 इधर हो गया और इधर a2/b2 हो गया। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू a2/b2 का मतलब क्या है कि a2 और b2 का ऐसा वैल्यू तुम्हें सेलेक्ट करना है जो 2/3 के बराबर ना हो। अब मान लो किसी ने लिख दिया 4/6 लिखता है, तो a1/a2 का वैल्यू अगर 4/6 लिखोगे तो इसको कैंसिल करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 फिर से आ गया। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो गलत हो गया मेरा फिर से। तो अब ये जो हम 4/6 को नहीं लिख सकते, यानी a2 का वैल्यू 4 और b2 का वैल्यू 6 हम नहीं ले सकते, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन नहीं आएगा। तो हमें लेना क्या है? a2 का वैल्यू मान लो हमने 5 लिख लिया, तो b2 का वैल्यू अब हम लिख लेते हैं, मान लो 10 लिख लेते हैं। तो a1/a2 करते हैं तो क्या होगा? 5/10 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये सही है। तो यानी हमारा आंसर a2 का वैल्यू 5 हम लिख सकते हैं और b2 का वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं, ये हमारा सही है। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं 5x + 10y, और इसी के करस्पॉन्डिंग c लिखना हो तो c को मान लो हमने 3 लिख लिया, कांस्टेंट 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ गौरव, मानवी, जिसे नहीं यस सर, आया आ गया सर, आ गया सर। यस सर, आ गया। हाँ, अब देखो, अब सेकेंड सिचुएशन में फाइंड करते हैं। देखना, अब 3 क्वेश्चन है, तीनों समझने की कोशिश करना, तीनों तक में आ जाना चाहिए। अब देखो सेकंड सिचुएशन में बोलता है क्या है क्वेश्चन में कि अब अगर वो लाइन पैरेलल होता है, यानी जो लाइन गिवन है, तो अब एक लाइन है, तो हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से फिर से अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लाइन को पास करा दे तो लेकिन एक ही लाइन ऐसा होगा जो इसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि हमारा नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यानी नो सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में होगा जब ये नो सॉल्यूशन देगा कब। तो ऐसे ऐसे कितने लाइन हो गए जो इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन फिर से तुम ड्रॉ कर सकते हो जो इसके पैरेलल आ जाए। तो ये गिवन लाइन है, उस गिवन लाइन के पैरेलल तुम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो? एक लाइन ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, ऊपर ऊपर और उसके ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन में से किसी एक लाइन का हमें इक्वेशन बताना है। तो पैरेलल तो होना क्या चाहिए? तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने एक इक्वेशन जो गिवन था वो तो है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा इक्वेशन जो a2x + b2y + c2 = 0, हमने एज्यूम कर लिया कि दूसरा जो लाइन है जो पैरेलल होगा उसका इक्वेशन ये है। देखो हमने लिखा है वहां पे 2 और उसको मान लिया लेट करके। तो अब दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है इसका मतलब कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब देखो यहाँ से एक वैल्यू लिखते हैं, तो a1 का वैल्यू मालूम है, b1 भी मालूम है और c1 भी मालूम है। तो a1 b1 c1 की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर लिया 2 3 और -8। अब देखो a2 b2 और c2 नीचे रहने दो। अब मान लो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो अब a2 का वैल्यू हमने 2 लिखा, थोड़ी देर के लिए सपोज करना कि a2 का वैल्यू 2 है, तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो अब 3/b2 भी कितना आना चाहिए? 1, तभी तो इक्वल होगा। तो अब b2 की जगह हमें क्या लिखना होगा? 3 लिखना होगा, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर a2 की जगह अगर हमने 2 लिखा है तो b2 की जगह क्या लिख दें? 3 लिख दें। तो c2 की जगह कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो इक्वेशन बन जाता क्या हमारे पास? 2x + 3y, मान लो हमने c2 की जगह 1 लिख लिया, तो 2x + 3y + 1 = 0 लिख लेते, तो एक इक्वेशन ये बनाते। तो ये भी एक लाइन का इक्वेशन हो गया ax + by + c के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? ये लाइन क्या हो गया? फर्स्ट वाला जो गिवन लाइन है उसके साथ चेक करते हैं पैरेलल हो रहा है। तो देखो फर्स्ट में क्या था? 2/2 बराबर, ठीक है, 3/3 बराबर हो गया, और इधर c1/c2 यानी -8/1 नॉट इक्वल हो गया। तो यानी ये लाइन कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। अब मान लो किसी ने बोला नहीं हम 2 ही क्यों लेंगे, a2 का वैल्यू 4 लेता है कोई, तो a2 का वैल्यू 4 लियो, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें b2 डिसाइड ऐसा करना होगा कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही a2 का वैल्यू 4 लिखोगे तो वैल्यू कितना बन गया? a1/a2 2/4 = 1/2। तो 3 अपॉन क्या आना चाहिए? 6 होगा, तभी तो 1/2 मिलेगा रेशियो।
तो अब B2 का वैल्यू 6 ही लिखना होगा, तब जाके ये वैल्यू सही हो जाएगा। तो अब B2 का वैल्यू 6 हो गया, A2 का वैल्यू कितना हो गया, A2 का वैल्यू कितना लिखे 4 और B2 का वैल्यू 6। अब C2 कुछ भी ले लो, तो C2 को हमने कुछ भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 करते हैं, B1 अपॉन B2, तो A1 कितना हो गया 2, A2 का वैल्यू 4, B1 कितना 3 और B2 का वैल्यू 6। तो फिर से क्या हो गया 1/2 और दूसरा वैल्यू कितना हो गया 6। कांस्टेंट का वैल्यू C2 का वैल्यू 6 लेते हैं तो नॉट इक्वल। तो अब क्या बोल दें कि दूसरा इक्वेशन ये लिख सकते हैं। तीसरा हमने बताया कि 6x + 9y + 9, इस तरीके से करके देखो 3 इक्वेशन तो मैंने लिख दिया। ऐसे ऐसे एक नहीं और भी कितने इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। जिसे Yes, नहीं आता sir. है कैसे कर रहे हैं वो बताओ, कि वैल्यू तुम्हें लिखना। और ऐसा एक नहीं, जरूरी नहीं है जो इक्वेशन मैंने लिखा वही आंसर होगा सही, तुम अपने मन से कुछ और इक्वेशन लिख सकते हो, बट कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। जो कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना करे तो समझ लेना मेरा गलत है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो सही है मेरा। चलो इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कॉन्साइड करना है। अब कॉन्साइड कराना यानी उस लाइन का इक्वेशन, एक लाइन के ऊपर हम कितने लाइन को ड्रॉ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हमें फाइंड करना है कि कौन सा होगा, एक लाइन फाइंड करना है। तो कोई भी लाइन हम फाइंड करते हैं तो वो करना क्या है, तो कॉन्साइड करता है, वो कॉन्साइड कर रहा है यानी मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब भी मेनी सॉल्यूशन की बात करें तो जो इक्वेशन गिवन है ना उसमें कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो एक नया इक्वेशन बनेगा, वो क्या होगा उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जैसे लिखा हुआ था यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। तो अब इसको कॉन्साइड करने के लिए यानी मेनी सॉल्यूशन तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ऐसे होने। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गया 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। नन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ध्यान रखना हमेशा कि कोई जीरो से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हम जीरो से मल्टीप्लाई करते मेरा क्वेश्चन सॉल्व, वो गलत है। नन जीरो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो लाइन देगा वो हमेशा क्या होगा मेनी सॉल्यूशन कॉन्साइड करेगा उसके ऊपर। जैसे देखो मैंने लिख दिया एक लाइन 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का रेशियो चेक करो तो 2/4 1/2 3/6 1/2 -8 अपॉन -16 1/2 यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 बराबर है। तो ये लाइन हमारा क्या होगा मेनी सॉल्यूशन को बताए। दूसरा लाइन अगर हम ले लेते हैं कि नहीं हम 6x + 9y - 24 ले लेते हैं यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तब दोनों को डिवाइड करो देखो 2/6 1/3 हो गया 3/9 1/3 -8 अपॉन -24 1/3 फिर से तीनों इक्वल, तो हम क्या बोल दें कैसा हो गया मेनी सॉल्यूशन हो गया। हाँ आया? यस सर। तो इसी तरीके से मैंने 2 इक्वेशन लिखा, तुम और भी इक्वेशन लिख सकते हो अपने मन से, 2 4 5 10 जितना इक्वेशन लिखना चाहो सभी इक्वेशन क्या होगा जो हमारा पैरेलल लाइंस का इक्वेशन होगा। बस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए हमेशा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये चीज चेक करते रहना और इक्वेशन लिखते जाओ। हाँ जिसे अभी नहीं आया हो कुछ कोई भी डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन में 6 का वो बताओ। सर फर्स्ट पार्ट फिर से बता दो, नेटवर्क इशू की वजह से समझ नहीं पाया था। अच्छा हाँ और किसी को, हाँ और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो वो बोलो फिर बता दूंगा दोबारा। सर मुझे डाउट है सर, ये कह रहे सर जो आपने मैनी सॉल्यूशन में जो सेकंड इक्वेशन आपने जो बनाई थी वो सर अपने मन से बनाई थी सर आपने वो। मैंने बोला तो कि मेनी सॉल्यूशन में जब भी इक्वेशन फाइंड करना तो जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें किसी भी नन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो जो इक्वेशन आएगा वो तुम्हारा डिफरेंट। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक इक्वेशन बन गया, 3 से कर दिया दूसरा बन गया, तुमने 4 से कर ओके दिया। सर सही आ गया सर, यही पूछ रहे थे बस। हाँ हाँ और किसी को नहीं? देखो जिसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया था वो सुन लो, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन सभी को दिया क्या, जो इक्वेशन गिवन है इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए हमें। तो हमने एक तो ऐसा ही इक्वेशन मान लिया, दूसरा हमने बोला दूसरे तरीके से तुम सॉल्व करना क्योंकि सभी को उसी तरीके से सॉल्व किया। यानी हमने बना दिया कि A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0 एक लाइन का इक्वेशन है। अब ये इंटरसेक्ट करेगा यानी यूनिक, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। तो हमने क्या किया यूनिक सॉल्यूशन के लिए होना क्या चाहिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब A1 का वैल्यू तुम्हें मालूम है, A2 का भी वैल्यू, A2 वैल्यू नहीं मालूम है और B1 मालूम है। तो A1 अपॉन A2 तो 2 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू 3 अपॉन B2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2, ये चीज हमें लाना है। तो अब तुम्हें A2 और B2 का नंबर जो भी नंबर तुम लोगे
नॉन जीरो नंबर, वो ऐसा नंबर लेना है कि वो उसके 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने बोला कि नहीं हम 4/6 लेते हैं, तो 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 2 जा 4 2 थे, तो फिर से वो 2/3 हो गया। तो 4 और 6 जो नंबर तुमने लिया वो गलत है, वो नहीं होगा। तो कुछ और ले लो, जैसे तुमने 5/6 लिया, तो A2 का वैल्यू 5 और B2 का वैल्यू 6, तो अब ये सही है क्योंकि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/6। तो अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो हम इक्वेशन बनाएंगे कि 5 A2 का वैल्यू 5 और B2 का वैल्यू 6 लिख के, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा सही बनेगा। और C2 कुछ भी कांस्टेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। हाँ, जिसे 1 वाला नहीं आया था आया, यस सर। जिसे क्वेश्चन फर्स्ट में डाउट था वो आया उसको। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और है, उसे बता देता हूँ फिर देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि जो अभी ड्रॉ द ग्राफ, 2 लाइन का ग्राफ जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके ग्राफ को ड्रॉ करना है, और उसके बाद उस लाइन से जहां भी वो इंटरसेक्ट करता है और एक एक्स एक्सिस इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो 2 लाइन हमारे पास हो गया, एक लाइन एक्स एक्सिस, तीनों लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बनाता है। उस ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स चाहिए। तो पहले तो देखो दोनों लाइन को हमने ड्रॉ किया है, दोनों लाइन को हमने प्लॉट करने के लिए तो वही फिर से y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, दोनों लाइन से पॉइंट लिखते हैं x और y, और दोनों लाइन को प्लॉट करते हैं। लाइन वैल्यू लिखने के बाद लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो दोनों लाइन हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे जाता है और एक लाइन ऐसे जाता है। तो दोनों पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पे, देखो लिखा हुआ है वहां पे पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 2 3, और इधर बी और सी, तो एक्स एक्सिस पे कट कहाँ करता है, एक पॉइंट बी पे और दूसरा पॉइंट सी पे। तो ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं पहले। जहां जहां तुम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो सभी पॉइंट अपने आप मिल जाएंगे। मैंने तो ऐसे ड्रॉ किया है, तो ग्राफ पे भी ऐसे यार इससे भी ड्रॉ किया तो तुम्हें नजर आ रहा है सभी। तो ये तीनों पॉइंट आ गया, तो ट्रायंगल का वर्टेक्स आ गया, यानी कोऑर्डिनेट ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया और सी का भी मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन इतना ही था कि कोऑर्डिनेट तीनों लिखना, हमने लिख दिया। हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन क्या था कि इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हो गया बीसी और हाइट क्या हो गया एडी। तो बीसी का लेंथ कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से देखो बीसी का लेंथ कितना हो गया 5, क्योंकि 0 से इधर 4 तक है और इधर -1 है, 0 से -1, तो एक यूनिट इधर और 4 इधर, तो टोटल लेंथ कितना 5। और एडी का लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे हाइट कितना हो गया 3। तो अब इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 3, तो 15/2 इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। हाँ आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ यहाँ तक ये कंप्लीट है पूरा। जिसे डाउट हो वो बता दो जल्दी से। यस सर। जिसे डाउट है सर वो बता दो। स्टार्टिंग से ऊपर वाला नहीं आया, नीचे वाला तो आ गया, जहाँ पे आपने एरिया बताया वो तो आ गया। तो ऊपर तो सॉल्व करना है, मानवी दोनों इक्वेशन, इतने क्वेश्चन को लाइन में ड्रॉ कर चुके हैं, ग्राफ पे लाइन को ड्रॉ कर दो, जहां कट करता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ए, और इधर एक्स एक्सिस को कट करता है वो बी, और इधर सी। आ गया सर। जिसे डाउट हो वो बता दो। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब इस पे जो भी क्वेश्चन हो तुम लोग कल पूछ लेना और बता देना। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, सब कुछ बता दिया तुम्हें। जिसे भी डाउट हो वो क्वेश्चन कर लेना बाकी, और पूछ लेना, ठीक है। यस सर। चलो यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट हो तो बता दो, सब लोग वहां अटेंडेंस लगा देना पीछे, मैं उसे कर लूंगा बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय Bye, सर। sir. बाय सर।